वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन 10th बाबा एमपी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक, इसका वन शॉट रिवीजन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से जो वन शॉट होता है वो ओनली ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर होता है। यानी दोस्तों, आपने साल भर पढ़ाई कर ली है, बहुत सारे नोट्स लिखे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस भी देखी होगी, लेकिन दोस्तों अब समय है एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देखने का, क्योंकि इस वीडियो में सारे ही जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। इनको देखने के बाद जो है, अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो देखिए, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये होगी, आपको आता होगा किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस प्रकार से हम साझेदारी करते हैं, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं एक बार। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि पेंटेन के लिए आप कितने प्रकार से संरचनात्मक समावयव की चित्रण कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसके लिए 3 प्रकार से कर सकते हैं। वैसे पेंटेन का सूत्र आप देख सकते हैं C5H12। इसके 3 संरचनात्मक समावयवी होते हैं, अणुसूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग, ठीक है ना, आपको पता ही है। तो यहाँ पर देखिए एन पेंटेन हो सकता है, आइसोपेंटेन हो सकता है जिससे अपन 2 मेथिल ब्यूटेन भी कहते हैं। उसके बाद देखिए पेंटेन यानी जो नियो पेंटेन है, जिसका IUPAC नामकरण 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन है। उसके बाद आगे वाला प्रश्न लेते हैं। उसके बाद देखिए आगे वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कार्बन के 2 गुणधर्म कौन कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। देखिए, कार्बन इतना क्यों पाया जाता है, इतना विशाल मात्रा में क्यों पाया जाता है, इसके 2 ही गुण हैं। तो पहला जो गुण है दोस्तों वो इसका संकलन गुण, आप देख सकते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि संकलन गुण के कारण ही जो है कार्बन अधिक संख्या में जो है बड़ी संख्या में अणु बनाता है, जिसके कारण ये पाया जाता है। उसके बाद जो सेकेंड गुण है कार्बन की चतुसंयोजकता वाला, जिसकी संयोजकता 4 होने के कारण ये काफ़ी परमाणुओं के साथ आबंधन बनाने की क्षमता रखता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लेते हैं आगे वाला प्रश्न। आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या हो सकती है। तो देखिए, साइक्लोपेंटेन का जो सूत्र होता है वो होता है C5H10, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना होती है वो ये वाली होती है। तो आप देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। जैसे एथेनोइक अम्ल हो गया, ब्रोमोपेंटेन हो गया, ब्यूटेनॉन हो गया, हेक्सेनेल हो गया। क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक अवयव जो है वो संभव है या नहीं है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, एथेनोइक का जो सूत्र है वो आपके सामने है। एथेनोइक किस प्रकार से इसकी संरचना होती है आप देख सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे। उसके बाद दोस्तों बारी आती है ब्रोमोपेंटेन की। तो देखिए, ब्रोमोपेंटेन इस प्रकार से होता है, इसकी संरचना आप देख सकते हैं, इसका सूत्र भी आप याद कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद सीधा सीधा जो है हमारा क्या पूछा जा रहा है हमसे, ब्यूटेनॉन। तो देखिए, ब्यूटेनॉन की संरचना कुछ इस प्रकार से रहती है, आप देख सकते हैं चाहे तो। ब्यूटेनॉन की संरचना आप देख सकते हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लास्ट में अपना बचता है हेक्सेनेल, ठीक है ना। तो हेक्सेनेल का सूत्र इस प्रकार से है और इसकी संरचना आप देख सकते हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रफ कॉपी में बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है आपको, तब ये जो कुछ क्वेश्चन है, सेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। तो उसके बाद देखिए, ब्रोमोपेंटेन के अनेक संरचनात्मक समावयव संभव है, उसमें से 3 संरचनात्मक समावयव यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप इन्हें रटिए, आप इन्हें समझिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इन्हें छोड़ना नहीं आपको। जैसे ये हो गया 1 ब्रोमोपेंटेन, उसके बाद 2 ब्रोमोपेंटेन, उसके बाद 3 ब्रोमोपेंटेन। कर क्या रहे, बस ब्रोमीन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, बाकी सूत्र वही है आपका, देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे। उसके बाद आगे वाला प्रश्न कह रहा है कि निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। तो इनके यौगिकों के नामकरण आपको आने पड़ेंगे। उसके लिए आपको जो है IUPAC का नामकरण सीखना पड़ेगा। जैसे ये सवाल है, तो पहले का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ब्रोमोपेंटेन, आप देख सकते हैं ब्रोमोपेंटेन पहले वाले का नामकरण। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, ये ब्रोमोपेंटेन हो नहीं सकता, क्योंकि 2 नंबर पर तो अपना एथेन आता है, तो ब्रोमो एथेन रहेगा, ठीक है ना, इसको आप चेंज कर देना। लेकिन अब देखिए ये वाला जो है वो पीछे CHO वाला है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आप देख सकते हैं मैथेनेल, ठीक है ना।
तो यहाँ पर मैथेनेल हो गया, ये सेकेंड वाला जो है वो मैथेनेल हो गया, क्योंकि CHO जो है वो एल्डिहाइड का ग्रुप है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला जो है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसका नामकरण नहीं का हेक्सेन, क्योंकि इसमें कार्बन देखिए कितने अच्छे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 और देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो अपने को पता ही है ए यहाँ से एल्केन का ही ग्रुप रहेगा, मतलब हेक्सेन रहेगा। तो यहाँ पर तीनों के जो आपको नामकरण आगे होंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक रहता है, तो इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 नंबर पर क्या आता है, एथेन आता है, मैथ एथ प्रो आपने पढ़ा होगा, तो ब्रोमो एथेन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया में एथेनॉल में एक ऑक्सीजन का संकलन होता है, इसलिए यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो आप एथेनॉल देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि एक ऑक्सीजन का जो है ना संकलन हो जाता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, और जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगी तो इसको अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑक्सीकारक क्या है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस बार भी आने के चांसेस है। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, यानी कोई पदार्थ किसी और पदार्थ को अगर ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है या फिर हाइड्रोजन को अलग करने की क्षमता रखता है या उसकी सहायता करता है, तो ऐसे पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर या नहीं है। तो सिंपल अपन बता सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा झाग पैदा होगा वो मृदु जल है, और जिसमें बहुत ही कम झाग पैदा होगा वो कठोर जल है। बहुत ही सिंपल है ये तो ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद देखिए आपके अभ्यास प्रश्नों के अंदर एक ऑब्जेक्टिव सवाल है, वो बहुत अच्छा है कि ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका परकार्यात्मक समूह कौन सा है। तो नॉन का कीटोन से ही इसका जो है मैच हो रहा है, तो नॉन कीटोन, तो ये तो कीटोन का ही है। उसी प्रकार आपको ये सब पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इनका अनुलग्न पूर्व लग्न सब याद कर ले, परकार्यात्मक समूह को भी याद कर ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि समजातीय श्रेणी क्या है। उदाहरण के साथ आपको समझाना है। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का परकार्यात्मक समूह स्थापित करता है, उसे अपन समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं सारे के सारे जो उदाहरण है वो समजातीय श्रेणी के हैं, लेकिन इन सब में है क्या, देखो इन सब में क्या है कि CH2 का अंतर पाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक उत्तरोत्तर यौगिकों के बीच CH2 का अंतर है। तो इससे अपने को पता लग जाता है कि यह एक जैसी जाति की श्रेणी है, ठीक है ना। इसको एक दो बार आप रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन को जो है एक ही प्रकार का परकार्यात्मक समूह स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर कैसे करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, आपको इसको पढ़ना चाहिए। एथेनॉल एक विशेष गंध के साथ कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि एथेनोइक अम्ल का गलनांक बिंदु जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इन्हें आप एक बार पढ़ लीजिए, इन्हें रट्टा मार सकते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, ज़्यादा समझने वाली चीज़ें है नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये सारे रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पर जो है इन दोनों में अपन अंतर जो है पा रहे हैं। जैसे कुछ क्रिया करता है, कुछ क्रिया करता नहीं है। जैसे एथेनॉल क्रिया ही नहीं करता धातु कार्बोनेट के साथ में, है कि नहीं। उसी प्रकार देखो अगले वाला पॉइंट भी है। तो ये वाला पॉइंट भी आप देख सकते हैं कि एथेनॉल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि एथेनोइक अम्ल करता है। इसकी रिएक्शन भी नीचे पड़ी है, ठीक है। उसके बाद आप एक अगला सवाल देख सकते हैं कि कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन और उसके यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन का प्रतिशत उच्च होने के कारण दहन करने में प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये आदर्श ईंधन के जो गुण है वो प्रदर्शित करता है, इसके कारण इसका उपयोग किया जाता है। आप पढ़ सकते हैं आराम से। इसके बाद सबसे लास्ट में क्वेश्चन रह गया है कि साबुन की सफाई की प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझाना है। तो इसमें वो चित्र आपकी किताब में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, लगभग आ ही जाता है। तो आपको पता है कि साबुन के ऐसे दो अणु होते हैं जिसके दोनों सिरों के जो विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तो इसके अणु अपने आप इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि इसका जो आयनिक सिरा है वो जल के अंदर, जबकि दूसरा जो सिरा है वो हाइड्रोकार्बन वो पूंछ जल के बाहर रहती है। जल के अणु की जल के अंदर इन अणु की ऐसी विशेष एक व्यवस्था तैयार होती है जिसके कारण जो है
हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना रहता है। ऐसा अणुओं का एक बच्चा जो बड़ा है वो गुच्छा बनने के कारण रहता है, जिसमें जल विरा की जो पूंछ है वो गुच्छे के आंतरिक हिस्से में रहती है, जबकि जो उसका आयनिक सिरा है वो गुच्छे की सतह पर रहता है क्योंकि गुल नहीं पाता है। ऐसी जो संरचना बनती है वो मिसेल की बनती है और मिसेल के कारण ही जो है सारी गंदगी निकल जाती है। वैसे आपको पता है, धन्यवाद। तो इस प्रकार से हमने ये वन शॉट कवर कर लिया है। आप प्लीज़ इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।